हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइड। तो आज मैं 2022 में आई हुई मूवी रक्षाबंधन की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रक्षाबंधन मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम लाला केदारनाथ है और उसकी एक चाट की दुकान है जिसका नाम प्रेमलता चाट कॉर्नर है। वह इस दुकान में गर्भवती महिलाओं को फुल्की खिलाता था। यह दुकान उसके बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। ऐसा मानना है कि इस दुकान से जो भी गर्भवती महिला फुल्की खाती है उसे बेटा होता है। यही कारण था कि केदारनाथ की दुकान में गर्भवती महिलाओं की एक लंबी कतार लगी रहती है। उन्हीं में से एक लड़का केदारनाथ से कहता है कि क्या गारंटी है कि फुल्की खाने से लड़का ही पैदा होगा, जिस पर केदारनाथ कहता है कि जब इस बात की गारंटी डॉक्टर नहीं ले सकता कि मरीज जीवित रहेगा या नहीं तो हम कैसे ले सकते हैं, और बच्चा लड़का होगा या लड़की यह तो श्री राम ही डिसाइड करेंगे। वह यह सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी गफ्फार फोन लेकर के लाला के पास आता है, जहां पर फोन में वह अपनी बहनों से पता चलता है कि उसकी बहन गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आ गए हैं, जिस पर वह जल्दीबाजी में अपने घर जाता है और लड़के वालों से देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता है। जब लाला लड़के वालों से शादी की बात कर ही रहा होता है कि तभी लड़कों वाले में से एक लड़के के पिता को यह बताता है कि एक पार्टी 12 लाख रुपए दे रही है, जिसे सुनकर लाला कहता है कि पंडित जी से तो बात 11 लाख की हुई थी, लेकिन वह 12 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिस पर फिर से वह आदमी उसे रोकता है और कहता है कि डील और बढ़ गई है और सामने वाली पार्टी अब 14 लाख रुपए दे रही है। लाला 14 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वह व्यक्ति कहता है कि सामने वाली पार्टी 16 लाख रुपए दे रही है, जिस पर लाला नाराज हो जाता है और लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। इधर लाला दुखी रहता है और वहीं उसकी 3 बहनें एक समोसे को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करती रहती हैं। वह छत पर टंगी अपने माँ बाप की फोटो को देखता है और फिर उसे अपना पुराना वचन याद आता है, जहाँ पर मरते वक्त उसकी माँ ने लाला से यह वचन लिया था कि जब तक वह अपनी बहनों की शादी नहीं कर देता तब तक स्वयं शादी नहीं करेगा। जिसके बाद हम लाला के बचपन की सहेली और उसकी प्रेमिका सपना को भी देखते हैं, जो अपने पिता हरिशंकर के साथ लाला के घर आ रही होती है। सपना का पिता हरिशंकर सपना की शादी जल्दी से जल्दी कराना चाहता है, लेकिन वह लाला को पसंद करती थी। इसकी वजह से वह लाला से नाराज था, क्योंकि लाला ने तो अपनी माँ को वचन दिया था कि जब तक वह अपनी बहनों की शादी नहीं कर लेता वह खुद शादी नहीं करेगा। इसी वजह से हरिशंकर लाला को मिलने उसके घर आता है और वह बहुत गुस्से में होता है। लाला उसके घर आने की खबर को सुनते ही अपनी छोटी बहन सरस्वती से कह देता है कि जब सपना का बाप यहाँ आए तो यह कह देना कि भैया घर में नहीं है, वह बाहर गए हैं। और ऐसा कहकर वह पाइप के पीछे चला जाता है। इधर हरिशंकर जब लाला के घर में पहुंचता है तो इशारे में सरस्वती हरिशंकर को लाला के बारे में बता देती है, जिस पर हरिशंकर लाला के पास पहुंच जाता है, जो कि पाइप से नीचे उतर रहा था, और वह कहता है कि तूने जो इतना पैसा बचा कर रखा है क्या उसे अपने छाती पर लेकर जाएगा? 17 लाख देकर गायत्री की शादी तुझे करा देनी चाहिए थी। जिस पर लाला कहता है कि कौन से पैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेरे दादाजी ने कुछ कर्ज लेकर हिटलर की मदद की थी। बदले में वह अपना धंधा और भी अच्छा करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त में हिटलर ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उस समय उन पे 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया और आज मैं वही कर्जा भर रहा हूँ। जिस पर हरिशंकर कहता है कि हिटलर तो मर गया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी रिटायरमेंट के अब कुछ दिन ही बाकी है। मैं तुझे 6 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तूने इसके अंदर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो तुम्हें इसकी शादी किसी और से कर। मेरी रिटायरमेंट के कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं तुझे 6 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तूने इसके अंदर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं इसकी शादी किसी और से कर दूंगा। और ऐसा कहकर वह अपनी बेटी सपना को लेकर वहां से चला जाता है। अब रात के समय गायत्री लाला से कहती है कि समय से पहले कुछ नहीं होता और शायद हम बहनों की भाग ही खराब है। जिस पर लाला उसे समझाता है कि लड़कियों की शादी महादेव कराते हैं और जिस राम ने चोंच दी है वह दाना भी देगा, और वह अपनी सभी बहनों से गले मिलता है। अब अगले दिन लाला की बहन लक्ष्मी एक लड़के से बात करती रहती है, जिस पर लाला वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को देखकर कहता है कि मुझे लड़का पसंद है। जिस पर लक्ष्मी कहती है कि यह लड़का कबाड़ वाला है, और कबाड़ी वाला लाला को देखकर हंसते हुए जाने लगता है। जिसके बाद लाला की बहन दुर्गा अपने कॉलेज जाना चाहती है और वह कॉलेज टैक्सी से जाना चाहती है, जिस पर लाला उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। जिस पर दुर्गा के साथ और भी बहनें कॉलेज जाने के लिए अपने भाई के साथ तैयार हो जाती हैं, जिस पर लाला उन्हें अपनी स्कूटर में बैठाकर जाने लगता है।
रास्ते में लाला की बहनों को एक लड़का आंख मारता है, जिस पर दुर्गा कहती है कि यह मुझे आंख मार रहा है। लाला गाड़ी बीच में ही रोक देता है और फिर अपनी बहनों को टैक्सी का पैसा देकर कहता है कि तुम आगे जाओ। जब बहनें आगे चली जाती हैं तो लाला पीछे मुड़कर आता है और उन सभी लड़कों की जमकर धुनाई करता है, जिसके बाद वह सभी लोगों के सामने यह कहता है कि चांदनी चौक में जो कोई भी लड़का उसकी बहन को आंख उठाकर देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा। और दूसरी बात वह यह कहता है कि अगर कोई लड़का आगे से किसी लड़की को चांदनी चौक में छेड़ेगा तो उससे उसे शादी करनी होगी। जिसके बाद अगले दिन लाला की दुकान पर सपना आती है, जहां पर सपना की सहेली लाला को जीजा जी कहकर और पानी पूरी मांगती है, जिस पर लाला उसे भगा देता है कि पहले से ही जीजा जी बोलकर तूने 7 पत्तल पानी पूरी खा ली। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो लाला को यह बताता है कि चंद्रमुखी की शादी होने वाली है। लाला उससे यह पूछता है कि यह शादी किसने लगवाई, जिस पर आदमी उसे बताता है कि यह शादी एक औरत ने कराई है जिसका नाम सानू है। वह लड़कियों की शादी का ठेका लेती है। जिस पर लाला सानू से मिलने पहुंच जाता है और वह उसे बताता है कि उसकी 3 बहनें हैं और वह जब तक उनकी शादी नहीं करेगा खुद भी शादी नहीं करेगा, इसलिए उसकी प्रेमिका भी किसी और से शादी नहीं करने वाली है। तो आपके हाथ में 6 जिंदगियां हैं। जिस पर सानू कहती है कि अगले दिन अपनी सभी बहनों को लेकर केटरिंग में आ जाना, जहां पर चंद्रमुखी के शादी के समय लाला अपनी सारी बहनों को लेकर शादी में पहुंच जाता है। तभी हम चंद्रमुखी के होने वाले सास ससुर को देखते हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें दहेज में एक गाड़ी नहीं मिली है। चंद्रमुखी का पिता उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि आज किसी वजह से गाड़ी के सारे शोरूम बंद थे, इसी वजह से गाड़ी नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने गाड़ी के कागजात लड़के को दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन फिर भी लड़के वाले काफी गुस्से में होते और लड़के वाले सानू से भी बहस कर लेते हैं। वह सानू को माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन सानू ऐसा नहीं करना चाहती। यह सभी चीजों को लाला अपनी आंखों से देख रहा होता है और वह अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर आता है, जैसे वहां पर चंद्रमुखी के होने वाले सास ससुर और उसका पति काफी खुश हो जाते हैं और सानू भी लाला के इस व्यवहार से काफी प्रसन्न होती है। जिसके बाद लाला को उसकी बहनों समेत ऑफिस बुलाती है और लाला से शादी कराने का 20 लाख रुपए मांगती है, जिस पर लाला कहता है कि यह बहुत ज्यादा है। तब सानू कहती है कि तुम्हारी बहनें भी तो उसी तरह हैं, कोई हद से ज्यादा मोटी है तो कोई बहुत काली है, तो किसी के अंदर लड़के का कोई गुण ही नहीं दिखाई देता, इसलिए पैसा ज्यादा लगेगा। जिस पर लाला थोड़ा समय मांग लेता है। अब अगले दिन लाला के घर से गफ्फार उसकी पुश्तैनी कुर्सियों को निकाल कर लाला से कहता है कि यह 5,000 में तो जरूर ही बिक जाएंगी। जिस पर सपना कहती है कि अगर तू भी इस कुर्सी में बैठेगा तो ये कुर्सी 5,000 में नहीं बिकेगी। और वह लाला से कहती है कि वह क्या जीवन भर इसीलिए बैठी रहे क्योंकि लाला को अपनी बहन की शादियां करना है। यह सभी लोग तो शादी करना ही नहीं चाहती। और सपना कहती है कि मेरे पापा दूसरे से मेरी शादी फिक्स करने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से सोच लो। जिसके बाद लड़के वाले सपना के घर चले आते हैं और लाला की बहनें यह प्लान बनाती हैं कि किसी भी तरह सपना की शादी किसी और से नहीं होने देंगे। और गायत्री लड़के वालों के सामने ही सपना को अपनी भाभी कहने लगती है, जिससे नाराज होकर लड़के वाले सपना के घर से चले जाते हैं। अब रात को माता का जगराता होता रहता है, जहाँ पर कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए लाला जागरण में गाना भी गाता है और उसके साथ फुल्की भी बेचता है। जिसके बाद जब लाला सो जाता है तब अगले दिन उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही थी। वह उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं। महिला उसे बताती है कि उसकी 2 लड़कियां हैं। जिस पर लाला कहता है कि आपके पास लड़कियां हैं इसलिए आप दहेज न लेने के लिए कह रही हैं, अगर आपके पास लड़का होता तो आप दहेज प्रथा का समर्थन करती। तभी लाला को सानू का कॉल आता है। जब लाला सानू के पास पहुंचता है तब सानू उसे बताती है कि तुम्हारी बहन गायत्री की शादी तय हो गई है, जिससे लाला खुश हो जाता है और अपनी बहन गायत्री की शादी धूमधाम से करता है। जिसके बाद लाला विदाई करते वक्त कुछ इमोशनल हो जाता है और तभी सपना के पिता हरिशंकर शादी के कुछ कार्ड लाला को दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि इनमें से कोई एक चुन लो, क्योंकि तू मेरी बेटी से शादी करने वाला तो है नहीं, कम से कम तेरी पसंद का कार्ड तो छपवा लूं। जिस पर गफ्फार कहता है कि अंकल जी यह कोई बात करने का अभी ठीक समय नहीं है। जिस पर हरिशंकर कहता है कि इसकी अभी 3 बहनें बची हुई हैं, मेरी तो केवल एक बेटी है, क्या मैं उसे अपने सामने इसी तरह रहने दूं? और यह किस वचन की बात कर रहा है? जिस माँ को इसने वचन दिया था असली में वह तो इसकी माँ ही नहीं थी। उसने
इसे अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया था और बेटे जैसा प्यार दिया। जब ये उसका बेटा ही नहीं तो यह सभी इसके बहनें कैसे हो गई? और ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। यह सभी बातों को सुनकर लाला को और भी अधिक दुख होता है, जिस पर उसकी बहनें उसे समझाती हैं कि हरिशंकर मूर्ख है, कोई सगा भाई भी इतना नहीं करेगा जितना उसने अपनी बहनों के लिए किया है। जिसके बाद सानू फिर से लाला को अपने पास बुलाती है और वह उसे बताती है कि इस बार 2 जुड़वा लड़के मिले हैं तुम्हारी दुर्गा और लक्ष्मी के लिए। बस बात यह है कि वह हकलाते हैं, जिस पर लाला तुरंत ही मना कर देता है और वह कहता है कि उसने अपनी माँ को वचन दिया था, लेकिन ऐसे लड़के से शादी करने के लिए नहीं। वह उन लड़कों से बिल्कुल भी शादी नहीं करने चाहेगा और फिर वह जाने लगता है। रास्ते में उसे सपना एक लड़के के साथ रिक्शा में बैठी हुई दिखाई देती है, जिस पर वह बगल के शॉप से एक बुर्का पहन लेता है और फिर सपना के पीछे पीछे उसके घर तक आ पहुंचता है। लड़के का नाम स्वप्निल। जब भी हरिशंकर पंडित जी से शादी की तारीख तय करने को कहते थे, तभी बीच में लाला बोलने लगता है, जिससे तंग आकर हरिशंकर लाला को एक कमरे में ले जाते हैं और वहां उसे समझाते हैं कि तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और लाला को 25 सेकंड सपना से बात करने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर सपना उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद इस जन्म में वह दोनों का मिलना संभव नहीं है। जिस पर लाला सपना से कुछ और समय मांगता है और सपना उसे 6 महीने का और टाइम दे देती है। जिसके बाद वह उन दोनों हकलहे लड़कों को दुर्गा और लक्ष्मी को दिखाने ले आता है, लेकिन वह लड़कों को उन दोनों से बात नहीं करना देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इनके हकलाने से कहीं बहनें मना न कर दें। इसलिए वह उन दोनों को आनन फानन में कार में बिठाकर विदा कर देता है। जिस पर उसकी बहनें लाला से पूछती हैं कि उसने उन्हें बात क्यों नहीं करनी दी, और लाला उन्हें डांटकर चुप करा देता है। फिर यह खुशखबरी सपना को देने पहुंच जाता है, जहां पर हरिशंकर बाहर आता है। लाला उसे बताता है कि उसने अपनी दोनों बहनों की शादी पक्की कर दी है, जिस पर हरिशंकर कहता है कि उसके लिए दहेज का इंतजाम वह कहां से करेगा। लाला कहता है कि वह इंतजाम कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाला अपनी किडनी बेचने अस्पताल पहुंच गया है, जहां पर उसे गायत्री की कही हुई बात याद आती है। जब गायत्री ने उससे पूछा था कि आखिर मेरी शादी का खर्चा आप कहां से लाए, जिस पर लाला उसे बताता है कि उसने दुकान गिरवी रख दी थी। जिस पर गायत्री पूछती है कि बाकी बहनों की शादी कैसी होगी, और लाला हंसते हुए कहता है कि 2 किडनियां हैं, एक बेच दूंगा। आज उन्हीं में से एक किडनियों को वह सचमुच में अपनी बहनों की शादी के लिए बेचने जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 25 या 50 लाख होगी। जब अस्पताल से वापस लाला अपने घर आता है तो वहां दोनों बहनों की शादियों की तैयारियां चल रही थी और उसी दिन रक्षाबंधन भी था, इसलिए वह सभी लोग गायत्री का इंतजार कर रहे थे। तभी लाला के पास फोन आता है और लाला बदहवास अवस्था में भागने लगता है, जिसके पीछे बहन भी आती हैं। और तब हमें पता चलता है कि गायत्री इस दुनिया में अब नहीं रही, क्योंकि उसे उसके ससुराल वाले टॉर्चर करते थे। वह एक छोटी सी फ्रिज के लिए उन्होंने गायत्री को रक्षाबंधन में अपने भाई के घर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक फ्रिज नहीं आएगी तब तक तुम नहीं जा सकती। वह अपने भाई के ऊपर और भी अधिक बोझ नहीं डालना चाहती थी और इसलिए उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जिस पर लाला और सभी बहनें काफी दुखी होती हैं। जब शाम को लाला अपनी दुकान के पास से गुजर रहा होता है, तभी वह गफ्फार से उस दुकान को खोलने के लिए कहता है। जब गफ्फार दुकान खोलता है तो वहां लाला अपना चप्पल उतारकर अपने बाप दादाओं के ऊपर मारता है और कहता है कि तुम कमीनों की वजह से आज मैं इतनी किस्त भर रहा हूँ कि मैं अपनी फूल सी बहन की जान भी नहीं बचा पाया। और फिर वह उस महिला से भी माफी मांगता है जिसने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, और फिर वह अपनी बहनों से माफी मांगता है और कहता है कि आज तक मैंने जितना भी पैसा तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा किया था, अब वह सारे के सारे पैसे मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, ताकि तुम सब पढ़ लिख कर इस काबिल बन सको कि खुद तुम दहेज लो। और फिर वह अपनी प्रेमिका सपना से भी कह देता है कि तुम किसी और से शादी कर लो, और वह उसे अपनी कसम दे देता है। जिसके बाद शादी की तैयारी होने लगती है और वह शादी में सभी लोगों को चाट खिलाता है। बीच मंडप में ही सपना के पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि एक बार फेरे हो गए तो फिर वह कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सपना तुम खुद ही शादी को तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। सपना ऐसा ही करती है और जब अंतिम के 2 फेरे बचे होते हैं तब वह लाला का नाम पुकारती है और उससे कहती है कि अब तो कम से कम मेरे पास आ जाओ। जहां पर शादी टूट जाती है और दूल्हे वाले भी नाराज नहीं होते, क्योंकि दूल्हे स्वप्निल को लाला की बहन लक्ष्मी पसंद आ जाती है और लाला खुशी खुशी अपनी बहन की शादी स्वप्निल से कर देता है। जिसके बाद लाला की बहन दुर्गा वकील बन जाती है और उसकी भी शादी उसी के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। लाला की सबसे छोटी बहन सरस्वती एक पुलिस वाली बन जाती है और उसकी भी शादी सिपाही से हो जाती है।
और इसी के साथ वह अपनी सारी बहनों की शादी करने का वचन पूरा कर लेता है और अंतिम में वह सपना के पास बारात लेकर पहुंचता है, जहां पर सपना की आंखें भर जाती है और अंततः दोनों लोगों की शादी हो जाती है। बारात ले जाते वक्त लाला को अपनी बहन गायत्री की भी बहुत याद आती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह और उसकी सारी बहनें अपने भाई की शादी के वक्त ढोल बजाएं, जिस पर उसकी बची हुई 3 बहनें ऐसा ही करती हैं और यह मंजर देखकर लाला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? इसी तरह के और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।